Hello students, how are you beta? I hope you all are safe at your home. Now start today's class and आज की क्लास में बेटा हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने चैप्टर की बात करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट अपना एक चैप्टर फिनिश किया। द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। वहाँ पर हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिटेल में देखा था। नाउ अब आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मार्क्स वाइज देखें बेटा तो हो सकता है आप इसको इम्पॉर्टेंट चैप्टर ना कंसीडर करें। मार्क वाइज ये 2 ही 3-4 मार्क्स के इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस चैप्टर का ब्रॉड यूज़ है बेटा अपने इंटीग्रेशन यानी कि डिफरेंशिएशन पार्ट, कैलकुलस पार्ट में जिसको हम कहते हैं। तो वहाँ पर हम लोग को इसका बहुत ब्रॉड यूज़ मिलेगा, यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज़ होगा, तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको जानना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक एंड दिस इज चैप्टर नंबर 2। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है बेटा, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आपने क्लास 11th में पढ़ रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पहले फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन अगर आपको याद है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम किसको बोलते थे वो याद है। तो यहाँ पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जस्ट हम लोगों ने जो चैप्टर अभी पढ़ा बेटा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हम लोग का सेकंड लास्ट टॉपिक शायद बाइनरी ऑपरेशन से जस्ट पहले का टॉपिक यही था कि हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स किस कंडीशन में हम फाइंड करते हैं, या कैसे फाइंड करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस, क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं जो होनी ही चाहिए किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करने के लिए। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है बेटा, आपको याद होगा कि किसी भी फंक्शन का अगर हमको उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो पहली बात तो फंक्शन को f से और उसके इन्वर्स को f इन्वर्स से दिखाते हैं, f की पावर -1 से। अब अगर किसी फंक्शन का इन्वर्स हमको चाहिए तो आपको याद होगा वहाँ पर एक नेसेसरी कंडीशन थी कि जो फंक्शन है वो 1 और ऑन टू होना चाहिए, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होगा कोई फंक्शन, उसी केस में अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू है इट्स मीन बाइजेक्टिव। कोई फंक्शन जब तक बाइजेक्टिव नहीं है उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। आई होप कि आपको याद हो रहा होगा 1 की कंडीशन क्या थी बेटा, कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स की एक सिंगल यूनिक इमेज ऐसे बनेगी, ठीक है। और ऑन टू क्या था कि सारे डोमेन जो होंगे, सॉरी जितने भी रेंज होंगे यानी सेकंड सेट के जितने भी एलिमेंट्स हों उनकी वो इमेज बन जाने चाहिए, यानी उसमें जितने भी एलिमेंट्स हों, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ ऐसे हैं तो वो इमेज ज़रूर बन जाएंगे। मान लो यहाँ एक ही एलिमेंट है तब भी उस केस में भी वो इमेज बन जाएंगे। तो अब बेटा बात समझो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, कि अगर यहाँ मान लो 3 है, यहाँ ऐसे कंडीशन है तो ये सारे एलिमेंट्स इमेज बनने चाहिए। बात समझना बेटा, ये आपकी 1 की कंडीशन, ऑन टू की कंडीशन दोनों फुलफिल होगी तो हमारा बाइजेक्टिव होगा, और जब तक फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उसका हमको इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उस फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं फाइंड कर सकते। इतनी बातें क्लियर है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। तो चलो थोड़ा सा रिकैप हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जान लें। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो जैसे हम लोग साइन x लिखते हैं, दिस इज नॉट अ फंक्शन। जब इसको हम लोग y = sin x लिख दें इट्स मीन दिस इज अ फंक्शन। y = व्हाट, या फिर इसको हम लोग fx = sin x लिख दें। हम लोग लिखते नहीं है बट ऐसा ही लिखा जाता है, fx = sin x या y = sin x। दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दिस इज द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका डोमेन और उसका रेंज। अच्छा, बात आती है कि यहाँ तो हमको इन्वर्स का जानना है, तो हम यहाँ बात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्यों कर रहे हैं, उसको जानना जरूरी क्यों है, या उसका रिकैप क्यों कर रहे हैं। तो बेटा बात इतनी सी है कि आपको मैंने जब मैंने पढ़ाया हाउ टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी फंक्शन, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर f2 पे रिजल्ट आपको 6 मिल रहा है तो f इन्वर्स बोलता है कि 6 पे आपको 2 मिल जाना चाहिए। याद आ रही बात? तो सेम कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर आप जानते रहोगे तो जस्ट उसका, यानी कि यहाँ देखो जो इसका डोमेन है वो इसका रेंज है, जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट, इसलिए हम इसकी बात यहाँ करेंगे। तो पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करें तो हम लोग कैसे लिखते थे, साइन। अगर हम साइन को लिखें तो साइन
बेटा साइन का डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और हमको यहाँ मिलेगा क्या जानते हो, जैसा कि आप -1 to 1 क्लोज इंटरवल में यही हमको मिलता है। कॉस का क्या होगा बेटा, कॉस का भी रियल नंबर होगा और कहाँ से कहाँ तक होगा, सेम -1 to 1। एज इट इज़ टैन का अगर हम करें तो टैन का क्या रियल नंबर होगा। अच्छा देखो, टैन का अगर हमको करना है तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि ये हम लोग फंक्शन की बात करें और हर एक पॉइंट को कंसीडर करना है जहाँ पर फंक्शन डिफाइंड हो। जहाँ फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा वहाँ हम बात नहीं करेंगे। देखो जैसे अगर हम टैन की बात करें तो टैन थीटा ले लेते हैं, तो इसको हम लोग साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो जिस कंडीशन, जिस वैल्यू के लिए थीटा यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 0 या इसका मल्टीपल का फॉर्म चला जाए, और 0 कहाँ पे होता है बेटा, π/2 पे, आई थिंक 90 डिग्री पे, और यानी कि 90 या फिर इसके मल्टीपल्स के फॉर्म अगर हम ले लें, इसके मल्टीपल्स के फॉर्म ले लें, तो वहाँ पर हमारा ये tan थीटा वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा डोमेन होगा वो क्या होगा, r माइनस क्या बेटा x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 है ना, π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप कि यही होगा, क्योंकि π/2 का ऑड मल्टी, यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट x इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो हो गया इसका डोमेन। इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज में बेटा कोई भी रियल नंबर हमारा आ सकता है, यस और नो, उसके लिए यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। tan का हो गया तो cot का भी तो एज इट इज हम फाइंड कर सकते हैं ना। cot का क्या होगा, रियल नंबर माइनस, बस cot का क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाता है बेटा। अगर हमने cot थीटा लिया तो इसको हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन की जिस वैल्यू के लिए यहाँ जीरो डिनोमिनेटर में जीरो करता है, यानी साइन जहाँ जहाँ जीरो होता है उस कंडीशन पे हम नहीं लेंगे। तो किस कंडीशन पे होता है, आई थिंक क्लास 11 का थोड़ा सा याद होगा, x सच दैट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओ सॉरी इंटीजर्स, एंड इसकी भी रेंज क्या होगी, आई थिंक r होनी चाहिए। इसकी भी रेंज क्या होगी बेटा, आई थिंक इसकी रेंज क्या होगी, r। आपको याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा सेक में। सेक का रेंज क्या होगा, r ही होगा माइनस, अगेन सेक में वही प्रोसीजर है। वाई, बिकॉज इसमें 1/cos आता है, और जहाँ भी cos अपॉन में आएगा तो क्या आपको नहीं लगता कि π/2 का ऑड मल्टीपल उसमें होगा। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस करेंगे, 2n+1 π/2 टू n टीजर z, और इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज बेटा हमारा होगा r में से अगर हम -1 to 1 को हटा दें। अब इस बात को मैं आगे समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा व्हाई दिस इज द रेंज। अब आते हैं लास्ट वन कॉसेक का, तो इसमें r माइनस साइन का फॉर्म बनता है अपॉन में, तो x सच दैट x इक्वल टू n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड इसकी भी रेंज आपकी सेम वही आएगी जो अभी मैंने आपको लिखा। ये हो गया हमारा, ये ऑल द 1 2 3 4 5 6 ये क्या हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगो फंक्शन हो गए बेटा ये हमारे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमने देख लिया बेटा, बट हमको इन्वर्स की बात करनी है। तो पहली बात ये जा रहा हूँ कि आप जब क्लास 11 में पढ़ रहे थे तो क्या आप जानते थे कि जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, यानी कि जैसे साइन है, जैसे हमारा साइन रेशियो है, क्या ये एक फंक्शन है। पहली बात तो ये फंक्शन है कि नहीं है, हमको क्या ये पता है दिस इज़ अ फंक्शन। इसलिए मैंने आपके लिए पहले से एक ग्राफ बना के रखा है साइन का। आप देख सकते हो यहाँ साइन का ग्राफ ड्रॉ है, y इक्वल टू साइन एक्स, मैंने ऐसा ले लिया। देखो अब यहाँ बात समझना, अब अगर ये साइन का ग्राफ है, देख पा रहे हो ना बेटा, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैक्सिमम, मिनिमम, और ये इसकी वैल्यू देखो। अच्छा एक बात समझो, ये ग्राफ बनता कैसे है, यहाँ पर यानी इसको हम fx भी लिख सकते हैं ना, fx, इस x पे वो वैल्यू पुट करते हैं जो इस लाइन पे वैल्यू होगी, किस एक्सिस पे, x एक्सिस की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारी y की वैल्यू होगी। ये बात समझ में आ रही। चलो देखो, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस ग्राफ को हम और बड़ा कर दें, बात समझना बेटा, इस ग्राफ को अगर हम और बड़ा कर दें, मैं एक छोटा सा और ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा और बड़ा करें, यानी कि
कहने का सेंस बेटा, और कहने का सेंस है बेटा कि अगर मैं इसमें ऐसे पूरा बनाऊं, कुछ ऐसा, ठीक, और इधर से भी कुछ ऐसा ग्राफ में आगे बढ़ा दूं, तो बात को समझना बेटा। x की, देखो एक बात समझना, x की वैल्यू के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर π/2 है, तो π/2 पे अगर इसको +1 मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ π/2 होगा, तो यहाँ पाई होगा, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, आई थिंक 3π/2 है ना, फिर यहाँ पे क्या होगा 2π, और यहाँ पे क्या होगा 5π/2, कुछ ऐसा आएगा 5π/2। तो आपको नहीं लग रहा, देखो जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है, देखो π/2 पे वही वैल्यू तो आपको 5π/2 पे भी मिल रही है, सेम एज इट इज़। जो यहाँ पे माइनस, अगर आपका -π/2 है बेटा ये, तो सेम एज इट इज़, देखो यहाँ -π होगा, इधर आओगे तो क्या होगा ये -3π/2। तो आप देखो -3π/2 पे भी आपको वही 1 वैल्यू मिल रही है। तो आपको नहीं लग रहा ये मैनी वन बन रहा है? देखो कहने का सेंस समझो, अगर ये ऐसे और ऐसे है, बात समझना बेटा, अगर ये वाली वैल्यूज़, जो ये वाली वैल्यूज़ है हमारी, मैंने इसको यहाँ पर रखा क्योंकि यही तो यहाँ पुट करेंगे f(x) की वैल्यू, x की वैल्यू डोमेन वाला सेट A, इस डोमेन वाले सेट में ही तो हम पुट करते हैं, और ये सब डोमेन ही तो है। तो अगर हम यहाँ पे बात देखें तो हम ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी इस सेट में हमारे यही तो होंगे 0, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे ही वैल्यूज़ तो आएंगी, ऐसे ऊपर भी आएंगी, जैसे -π/2 है ना, -π, -3π/2, कुछ ऐसी वैल्यूज़। अच्छा आप देखो, अब यहाँ पे क्या है, ओनली -1 और 1, यहीं से तो बिलोंग कर। अच्छा देखो, -1 से 1 पूरा, बीच में आपका 0 भी है और इसके बीच वैल्यूज़ है। मगर अब आप बात समझना, 0 पे तो 0 मिल रहा है, ठीक, π/2 पे देखो, π/2 पे हमको वैल्यू क्या मिल रही है 1, ठीक। अब बात समझते जाना, 3π और पाई पे वैल्यू हमको क्या मिल रही है, देखो पाई पे हमको क्या मिल रही है, पाई पे अगेन 0, ठीक। फिर देखो बेटा 3π/2 पे -1, ये -1। अच्छा देखो ये -π/2 पे भी तो हमको -1 मिल रही है, फिर यहाँ पे देखो 0 मिल रही है, यहाँ देखो 1 मिल रही है। कहने का सेंस देखो, यहाँ आपको नहीं लग रहा कि मैनी वन का फॉर्मेशन बन रहा है, यानी एक ही के ऐसे इमेज बन रहे हैं। और जब ऐसा इमेज बन रहा हो इस कंडीशन में, ये 1-1 तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट 1-1। तो क्या ये हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है? अगर हमारा फंक्शन ही 1-1 नहीं है तो हम कैसे इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे? हम इसका इन्वर्स ही नहीं फाइंड कर सकते ना बेटा। तो कहने का सेंस, इसी बात को समझाने के लिए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। यहाँ पर बेटा जितनी भी वैल्यूज़ हैं, x की जो भी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं फंक्शन में, और वहाँ से जो हमको रेंज मिलेगा, वहाँ से हमको तो ये मैनी वन का फंक्शन मिल रहा है। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारा फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो अभी हमारा क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया ना बेटा, वो 1-1 ही नहीं है। तो अब बताओ, जब हमारा फंक्शन 1-1 है ही नहीं तो हम उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया था बेटा। तो ये sin x का हमारा फंक्शन ग्राफ हो गया, ठीक है। बट इस ग्राफ को जब हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। देखो एक ही पॉइंट पे मैंने कहा ना कई वैल्यूज मिल रही हैं, मगर इस ग्राफ को अगर हम रिस्ट्रिक्टेड करें, रिस्ट्रिक्टेड करने का मतलब बेटा देखो इंटरवल्स में डिवाइड करें। अब देखो अगर हमने क्या किया, यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्ट किया अपना ग्राफ, अब देखो बेटा हमने अपना ग्राफ क्या किया, रिस्ट्रिक्ट किया। अगर हमने अपना ग्राफ रिस्ट्रिक्ट किया तो इस कंडीशन में देखो, अगर मैं केवल इतने इंटरवल की बात करूं, अब मैं पूरे ग्राफ की बात नहीं कर रहा, पूरे साइन के पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं इसको एक इंटरवल में, एक कर्व में, छोटे से कर्व में अलग करके देख रहा हूं। देखो अगर मैंने यहां से यहां तक का कर्व अलग किया तो देखो क्या आपको लगता है
कि किसी भी वैल्यू के लिए fx की किसी भी वैल्यू के लिए मैनी 1 का बनेगा। यहाँ अब देखो, अब मैं इसको दिखाऊंगा कि ये आपका 1 1 फॉलो कर रहा है जिस भी पॉइंट पे। देखो जैसे मान लो x की, मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, कुछ भी वैल्यू है, तो इस x की जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसको यहाँ जो मिलेगा वो यूनिक होगा। अब दूसरी बार ये वैल्यू इस पूरे ग्राफ में कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी फंक्शन की, इस इतने कर्व पार्ट में ये वैल्यू दोबारा नहीं मिल सकती। जैसे यहाँ पर भी मान लो, हम मान लेते जितनी डिस्टेंस हमने इस साइड ली उतनी डिस्टेंस अगर हम इस साइड भी लेंगे तो हमको वो मिलेगा, तो सेम वैल्यू सेम मिलेगी, मगर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। साइन का मतलब यहाँ बेटा प्लस माइनस है, यहाँ अगर पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ निगेटिव में आएगा। जैसे यहाँ π/2 पे आपको मैक्सिमम -1 मिल रहा है, तो यहाँ π/2 पे आपको देखो -π/2 पे -1 मिल रहा है, तो π/2 पे 1 मिल रहा है। अब इसके बिटवीन तो है, जितनी भी वैल्यूज़ आप रखोगे उन सब के लिए, उन सारी वैल्यूज़ के लिए एक यूनिक नंबर आपको मिल रहा है, यानी कहने का सेंस एक यूनिक इमेज मिल रहा है। x की हर एक वैल्यू के लिए आपके पास एक यूनिक इमेज है ना। देखो हर बार आपको एक यूनिक इमेज मिल रही है। आई होप कि मैं बात समझा पा रहा हूँ। अब देखो मैंने कहा, क्या कहा, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे कोई भी वैल्यू हम कंसीडर कर लें बेटा। अब देखो यहाँ से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हर बार हमको एक यूनिक इमेज मिल रहा है। तो यहाँ से जब हमारा यूनिक इमेज मिल रहा है तो उसको हम 1 1 तो बोलेंगे, 1 1 होगा हमारा। ये बात समझ में आ रही है कि ये सारे फंक्शन हमारे क्या होंगे, 1 1 होंगे। ये तो क्लियर है। अब 1 1 के साथ ऑन टू होगा। अच्छा देखो, किसी भी इमेज को देखो, कहीं पे भी ले लो, तो क्या आपको नहीं मिलता कि वो उसका ग्राफ बनेगा। मान लो हमने ये पॉइंट लिया, तो इसका इमेज तो बनेगा ना इस पे, तो ये ऑन टू तो ऑलरेडी होगा, ऑन टू तो होगा। अब हमारा जो साइन फंक्शन था, जो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया कहाँ से, -π/2 से π/2 के बिटवीन, जब इसको रिस्ट्रिक्ट किया, यानी इसको छोटे छोटे इंटरवल्स में, जब हम साइन के ग्राफ को छोटे छोटे इस तरह के इंटरवल्स में क्या करें, डिवाइड कर दें। बात समझना बेटा, ऐसे छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड करके देखेंगे तब हमारा साइन का ग्राफ 1 1 और ऑन टू को फॉलो करने लगेगा। और जब ये 1 1 ऑन टू को फॉलो करेगा तब हमारा साइन का इन्वर्स निकलेगा, और साइन इन्वर्स का मैंने ग्राफ यहाँ बनाया है। अब देखो साइन इन्वर्स के ग्राफ में अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्शन समझा चुका हूँ, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ। ये देखिए, ये हम लोगों ने ऐसे किया। अच्छा, इस ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया, इस ग्राफ को मैंने ऐसे बनाया। वाई रीज़न, क्योंकि जैसे ही ये इन्वर्स का ग्राफ है, ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे साइन इन्वर्स एक्स। और साइन इन्वर्स एक्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमने कहा ना बेटा कि अगर जो हमारा एफ पे एफ इन्वर्स होता है, तो जो इसका डोमेन होता है वो इसका रेंज होता है। देखो, जो इसका डोमेन होगा वो इसका क्या होगा, रेंज होगा, या फिर इसका जो रेंज आएगा वो इसका डोमेन, यानी एक्स वाई में, वाई एक्स में कन्वर्ट होता है। बात समझना बेटा, वाई एक्स में और एक्स वाई में कन्वर्ट होता है। तो सेम प्रोसीजर, ये इसका जो ग्राफ है, अगर ये ऐसा था तो यहाँ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो ये वैल्यू देखो π/2 और -π/2 थी, वो इस एक्सिस पे बिलोंग कर रही थी। यहाँ पर जो हमारा एफ यानी फंक्शन का ग्राफ था, मगर जैसे ही इन्वर्स का ग्राफ बना वैसे ही क्या हुआ कि ये वैल्यू हमारी π/2 वाई एक्सिस पे आ गई और 1 से -1 हमारी एक्स एक्सिस पे। देखो बात समझो, यहाँ पर जो रेंज था, यहाँ पर जो रेंज था वो अब हमारा डोमेन बन गया। यहाँ पर जो हमारा रेंज था वो अब हमारा डोमेन बन गया, और यहाँ पर जो हमारा डोमेन था वो हमारा रेंज में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो ये बात समझ में आई। अच्छा देखो बेटा, अब इसी तरह से सेम एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ पे साइन को डिफ़ाइन किया, ऐसे ही आप कॉस को, टैन को, कॉट को, सेक को, सबको डिफ़ाइन कर सकते हो। तो बेटा ये सारी बातें अब हम लोग लाइव क्लास में और अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर जितनी बातें मुझे लगता है मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आई। तो नाउ अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा इसी पे आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उस बात को आप समझने की कोशिश करें। अच्छा वेट, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। जैसे ये तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, एज इट इज़ हमारा किसका अब हम राइट करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन क्या होगा, डोमेन और रेंज क्या होगा। पहली बात समझो, पहले उससे भी पहले एक बात समझो। जैसे हम लोगों ने लिखा साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है बेटा। जैसे इसको अगर हम इक्वेट करें थीटा के साथ,
तो ये क्या है जानते हो, x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा। अब बात समझो बेटा, अब हमारी बात को समझने की कोशिश करना। x इक्वल टू साइन थीटा हो गया हमारा, और ये जो x है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये x जो है हमारा -1 से 1 तक ही तो है कि नहीं, यस और नो। इस x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करती है, और जो हमारा थीटा होगा वो हमारा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। और जब हम लोग ऐसे फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे तो यही समझ लो आप, ये ऐसे अभी जनरली समझ लो कि हम लोग इसी पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। अब पहली बात कि जो साइन इनवर्स x, अगर इसको हम थीटा से इक्वेट कर दें तो x इक्वल टू साइन थीटा मिलेगी। अगर इस बात को दूसरे तरीके से समझे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स मान लो 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। अब 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। आई थिंक 45 की होती है, आई थिंक। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको इक्वेट कर दे अगर हम लोग थीटा के साथ, तो क्या इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन थीटा, इधर जाएगा थीटा इक्वल टू 1/√2। 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 को π/4, तो थीटा इक्वल टू π/4। अच्छा, क्या लगता है आपको केवल थीटा की एक पॉसिबल वैल्यू थी, बट जब हम लोग यही बात देखो, अभी हमने π/4 लिया, बात समझना, मगर π/4 के अलावा भी अगर हम चाहें तो इसके मल्टीपल के फॉर्म में इसका आंसर राइट कर सकते हैं बेटा। इसका मल्टीपल के फॉर्म में इसके और आंसर आएंगे जो 1 हमको π/2 वैल्यू देंगे। साइन थीटा के ऐसे हम लोग बहुत सारी वैल्यूज राइट कर सकते हैं जो हमको π/2 दे, बट जब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया किसके साथ, एक इनवर्स पार्ट के साथ, यानी एक मिनिमम पार्ट के साथ हमने ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया, यहाँ से यहाँ तक का, -π/2 से π/2 का जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया, और इस पर्टिकुलर पार्ट में जब हम लोग इस थीटा की वैल्यू π/4 निकाल रहे हैं, इस रिस्ट्रिक्शन से -π/2 से π/2 के बिटवीन, देखो इस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना, और जब यहाँ से यहाँ तक हमने इसकी वैल्यू इसके बिटवीन निकाली तो यही हमारी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। और इसी तरह हर एक साइन का, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट है, जिस लिमिट के बिटवीन अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ये बात क्लियर हुआ। आइए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं बेटा, क्या लास्ट में देखना है हमको, लास्ट में हम इसमें देखते हैं कि क्या होती है रेंज और डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मैंने आपके लिए राइट कर दिया पूरा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या चीज़ कैसे है ये आप समझ लीजिए। जैसे साइन इनवर्स, ये इसकी डोमेन हो गई बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कैसे ये डोमेन बनती है और कैसे ये हमारी रेंज होगी, है ना। इस डोमेन पे हम लोग, अच्छा फिर से मैं बता दूं बेटा, इसको हम लोग रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग प्रिंसिपल पार्ट की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने y इक्वल टू साइन इनवर्स x लिया, बात समझना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये जो y की वैल्यू है वो रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में। इसका पूरा मतलब ये है कि ये y की वैल्यू इनके बिटवीन हो। बात समझ में आ रही, एज इट इज़ यहाँ पे जो है इसका भी मतलब हमारा यही है कि ये हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा, है ना। बात समझ में आ रही। ऐसे ही हमारा tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स, तो इसका याद आ रहा है बेटा, देखो याद करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ राइट है, देखो tan पे हमारा जो हमारा रेंज था वो हमारा क्या बन रहा है, डोमेन। देखो यहाँ का रेंज और यहाँ का बन गया डोमेन। अब ये क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है, यहाँ पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं। बार बार मैं आपको ये बात याद दिला रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब बेटा कि इसको हमको 1 1 और ऑन टू बनाना है, तो हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कर्व की बात करेंगे, तभी ये हमारा एक 1 1 और ऑन टू फंक्शन बनेगा, और जब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा तभी हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो हम लोग बार बार, मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूँ कि एक रिस्ट्रिक्टेड कर्व की बात करते हैं। जैसे tan इन्वर्स, तो यहाँ पे हमको इसके बिटवीन वैल्यू मिलेगी। जब हम लोग यहाँ पर कॉट इन्वर्स में रियल नंबर पुट करेंगे, देखिए यहाँ भी हमको कॉट में रियल नंबर मिल रही है, तो यहाँ पे कॉट में जब हम रियल नंबर को पुट करेंगे तो 0 to π तक हमको मिल जाएंगे, है ना।
अब देखो बात समझते हैं ना, यहाँ पर नेक्स्ट देखो साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पर अगर हमारा ये डोमेन रेंज था तो ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ डोमेन, और हमारी रेंज क्या आ रही है 0 to π/2 से 0 पाई से, ये ओपन इंटरवल है, ये ब्रैकेट नहीं बेटा, ओपन इंटरवल सही है, इंटरवल में माइनस यहाँ से यहाँ तक, और कॉस इनवर्स में हमारा जो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा था रेंज, वो हमारा बना डोमेन, और रिस्ट्रिक्शन के साथ हमको ये मिला इसकी रेंज, जिसलिए हमारा फंक्शन इन्वर्स हो रहा है। नाउ आई होप कि यहाँ तक बातें मैंने आपको जो बताई हैं ये बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और इससे रिलेटेड जो भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा राइट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आगे फर्दर वीडियोस बनाऊंगा। और बेटा ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैं कुछ बातें बता दूं, ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको केवल इतना ही पढ़ाना है और इतनी ही चीज़ें बतानी है जो आपके फर्दर स्टडी में ये आपकी हेल्प कर पाए केवल, नहीं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक एक ग्राफ को, एक एक इन्वर्स पार्ट को अगर अच्छे से पढ़ाया जाए तो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। सो हम लोग अभी बात करते हैं केवल उतनी ही जो हमको एनसीईआरटी कहता है और जिस बेस पे हमारे आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।